आज के इस सेशन के अंदर नए लेबर कोड का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज पर क्या असर होने वाला है वो डिटेल में बताने वाला हूं मैं। अगर आप आज की तारीख के अंदर भारत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं तो यह संभव है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो अब कानूनन बदल चुकी है और आपको उस चीज का पता भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूं। नए लेबर कोड जब से लागू हुए हैं 21 नवंबर 2025 से लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज की कानूनी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। कुछ सुरक्षा बढ़ी है और कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयर को भी ज्यादा मिली है और कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपको सुरक्षा भी दे सकते हैं और टर्मिनेशन को भी आसान बना सकते हैं, आपके नौकरी से छटनी को भी आसान बना सकते हैं। आज हम बेसिक से आगे बढ़कर बात करेंगे डिटेल में और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं YouTube पर गारंटी है कि इतनी डिटेल जानकारी आपको एक ही वीडियो में नहीं मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह सबसे विस्तृत कानूनी विश्लेषण है कि कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, OSH कोड 2020, राइट्स पर, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के राइट्स पर हिडन इंपैक्ट क्या डाला है नए लेबर कोड ने, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक छोटी सी परिभाषा आपके पूरे रोजगार की प्रकृति को बदल सकती है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की कहानी को। एक मूलभूत अंतर समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बीच में पुराने कानूनों के समय कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो मुख्यतः है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अंतर्गत नियंत्रित होता था और अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड 2020 के अंतर्गत जो अध्याय 11 है, चैप्टर 11 है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रेगुलेशन किया गया है। लेकिन असली बदलाव यहां है। कहां है असली बदलाव? है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में जो धारा सेक्शन 2 क्लॉज ओ है उसमें पहली बार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को वैधानिक मान्यता दी गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को पहली बार कानूनन तौर पर मान्यता दी गई है और यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले फिक्स टर्म व्यवस्था व्यवहार में थी, अब वो कानूनी में परिभाषित है, कानूनी तरीके से कानून के अंदर परिभाषित है। पहले प्रचलन में थी मगर कानून में कहीं जिक्र नहीं था फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, अब वो कानून में परिभाषित हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात होती थी मगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती थी। फिक्स टर्म एम्प्लॉय वो वर्कर है, वो एम्प्लॉय है जो एक निश्चित अवधि के लिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एम्प्लॉय किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसे उसी कार्य के लिए परमानेंट एम्प्लॉय के समान वेतन और लाभ मिलेंगे नए कानूनों के तहत। यह सुरक्षा है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है समाप्त होने पर रिट्रेंचमेंट प्रक्रिया लागू नहीं होगी और यही हिडन शिफ्ट है। यानी कि ये एक तरह से मान लीजिए कि एम्प्लॉयर के फेवर की बात है। ठीक है, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब वो उसके बाद जो रिट्रेंचमेंट प्रोसेस होता है वो लागू नहीं हो सकता है। मतलब ये नहीं कि आपको छटनी मुआवजा उस स्थिति में नहीं मिलेगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर आपकी नौकरी छूट रही है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर और आपका अपना जवाब भी दीजिएगा। अब आईटी और एआई की वजह से सुनने में आ रहा है लाखों हजारों करोड़ों नौकरियां जा रही हैं। क्या आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है और इस नए लेबर कोड के अंदर क्या कुछ प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए भी? तो मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है और आप ये चाहते हैं कि आपके लिए एक ऐसा ही डिटेल सेशन उस एस्पेक्ट पर भी लेके आऊं तो वो भी मुझे बताइएगा जरूर। अब आगे चलते हुए हम बात कर रहे हैं कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत जो वेतन सुरक्षा है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। वेतन संरक्षण की बात करते हैं, वेज सिक्योरिटी की बात करते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत जो सेक्शन 3 है, धारा 3 है, वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी कर्मचारी को लिंग के आधार पर, जेंडर के बेस पर वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
उसी तरह धारा जो 5 है, सेक्शन 5 जो है वो ये गारंटी देती है कि प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो रेगुलर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, हर क्षेत्र में मिनिमम वेजेस का अधिकारी होगा अगर उसके क्षेत्र में मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं। और इसी के साथ धारा 9 है, जो सेक्शन 9 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल फ्लोर वेज फिक्स करने की पावर देती है। और नेशनल फ्लोरवेज एक तरह से इस तरीके से काम करेगा कि पूरे देश में वो एक तरह से थ्रेशोल्ड मिनिमम वेजेज होंगी, उससे कम न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती है। और अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज पर क्या प्रभाव है, मान लीजिए अब ये जो प्रावधान मैं आपको कोड ऑन वेजेस के बता रहा हूं, चाहे वो मिनिमम वेजेस के लेकर हो या फिर नेशनल फ्लोर वेज को लेकर हो, इसका हर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पर यह फर्क पड़ने वाला है कि यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी नियुक्त हैं, तब भी आपको मिनिमम वेजेस से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। और यदि कॉन्ट्रैक्टर जो है भुगतान में विफल रहता है या आपको पूरा पैसा नहीं देता है एज पर दी रूल्स, तो इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसका भी उत्तरदायित्व इस नए कानून के अंदर फिक्स किया गया है। इसी के साथ साथ जो धारा 17 है, सेक्शन 17 के अनुसार समय पर वेतन भुगतान अनिवार्य है, और अगर समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है तो एम्प्लॉयर पर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। इसका अर्थ है डिलेड पेमेंट से भी अब आपको सुरक्षा मिलेगी। ऐसा होता है ना, सैलरी आती नहीं है टाइम पर, तो उससे भी आपको निजात मिलने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, समान वेतन का अर्थ समान स्थायित्व नहीं होता है, और यहीं से गहराई शुरू होती है। अब उस एस्पेक्ट पर चलते हैं, टर्मिनेशन और फिक्स टर्म के कानूनी प्रभाव को समझते हैं। यही वो है जो सबसे संवेदनशील भाग है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में रिट्रेंचमेंट जो संबंधी प्रावधान है वो धारा 70 से शुरू होते हैं। ठीक है, परमानेंट वर्कर्स के लिए रिट्रेंचमेंट में क्या क्या आवश्यक है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, उसको जॉब से निकाला जा रहा है, तब उस स्थिति के अंदर एम्प्लॉयर को उसको पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट करने पर कंपेंसेशन भी देनी होगी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने पर उसे रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो रही है, तो अगर एम्प्लॉयर उसकी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करता है तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है तो नियोक्ता को रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देना आवश्यक नहीं है, और ये एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो एक और समान वेतन और ग्रेच्युटी तो मिलती है, इक्वल रिम्यूनरेशन और ग्रेच्युटी तो मिलती है फिक्स टर्म एम्प्लॉय को। अगर वो कम से कम 1 साल तक काम करता है तो उसको प्रोपोर्शनल ग्रेच्युटी मिलती है। दूसरी ओर दीर्घकालिक सुरक्षा उसकी कम हो जाती है। और यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या फिक्स टर्म व्यवस्था अवसर बढ़ाती है या फिर असुरक्षा बढ़ाती है, इनसिक्योरिटी बढ़ाती है जॉब में? कमेंट में मुझे अपना जवाब जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। आपकी राय जो भविष्य के जो श्रम कानूनों में सुधार है उनको प्रभावित कर सकती है। अब आगे चलते हैं हम ग्रेच्युटी और सोशल सिक्योरिटी के बारे में। इसका नए कानूनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए विस्तार किया गया है, महत्वपूर्ण सुरक्षा की गई है नए लेबर कानूनों के तहत। अब देखिए, कोड ऑन जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी धारा 53 में ग्रेच्युटी के प्रावधान दिए गए हैं। पहले ग्रेच्युटी क्या होता था, सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती थी और कम से कम 5 साल पूरा करने पर तभी ग्रेच्युटी मिलती थी। अगर हम रेगुलर एम्प्लॉय की बात करें तो उसके रेफरेंस में अभी भी रूल नियम यही है कि 5 वर्ष की सेवा पूरी होगी उसके बाद उसको ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए प्रोपोर्शनल आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी, और अब उनके लिए जो ये 5 वर्ष का रूल था अब वो अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या फिक्स टर्म एम्प्लॉय कम से कम 1 साल के लिए काम करता है तो उसको अब ग्रेच्युटी मिलेगी, वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होगा प्रो रेटा बेसिस पर, प्रोपोर्शनल बेसिस पर। और अब उनके ऊपर मतलब 5 साल वाला जो रूल है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, भले ही उन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए हों फिर भी उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। ये बड़ा सुधार है, समझिएगा। ईपीएफ और ईएसआई योजनाओं के अंतर्गत यदि प्रतिष्ठान
कवरेज प्रोवाइड करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी ईसीआई के तहत, ईपीएफ के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। और यदि कॉन्ट्रैक्टर योगदान नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसके लिए जवाबदेह होगा, उत्तरदायी होगा। और ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की या फिर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज की, उसकी उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करता है, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया अभी भी महत्वपूर्ण चुनौती है कि कैसे लागू होगा। अब बात करते हैं ओएसएच कोड और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी के बारे में। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड और जो मुख्य नियोक्ता है उसकी जिम्मेवारी के बारे में बात करते हैं। ओएसएच कोड 2020 की बात में करें तो ये पुराने 13 कानूनों को समाहित करता है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए अब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्या सुरक्षित करना होगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सुनिश्चित करना होगा सुरक्षा, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य मानक और कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज के लिए। यदि कॉन्ट्रैक्टर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है तो लायबिलिटी मुख्य नियोक्ता की बन जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बनेगी। लेकिन यहां पर कुछ थ्रेशोल्ड सीमाएं भी निर्धारित की गई है। यदि प्रतिष्ठान निर्धारित संख्या से कम है तो कुछ प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसका प्रभाव छोटे कॉन्ट्रैक्ट सेटअप्स पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और यूनियन अधिकारों के बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की जो धारा 43 है उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो प्रावधान हैं वहां पर बताए गए हैं। धारा 43 से आगे, 43 से शुरू ऐसे प्रावधान हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह, या उसमें भी शामिल हो सकते हैं, मतलब वो ट्रेड यूनियन नहीं भी बना सकते हैं और पूरा जो ट्रेड यूनियन रनिंग है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। कॉन्सिलेशन, एडजुडिकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक उनकी पहुंच संभव है अगर कोई विवाद होता है। लेकिन कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। फिक्स टर्म कर्मचारी अक्सर इतने समय तक नहीं रहते कि मजबूत यूनियन बना सके। ये भी सच्चाई है। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, वो 1 साल काम कर लेगा किसी एस्टेब्लिशमेंट में, 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, वो इतने लंबे समय तक नहीं काम करते कि वो अपनी ही ट्रेड यूनियन बनाने। और अनफेयर ट्रेड लेबर प्रैक्टिसेस पर नए कानूनों के तहत रोक है, लेकिन इसे सिद्ध करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। कानून में अधिकार तो मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन प्रयोग में उनकी जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, वो भिन्न हो सकती है। और यदि आप इन सभी प्रावधानों को गहराई से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो इसी उद्देश्य के साथ हमने आप लोगों के लिए नए लेबर कोड्स पर 2025 मास्टरी कोर्स अपना लॉन्च कर दिए, जहां पर हर एक प्रावधान को यहां पर आपको डिटेल में समझाया जाता है। वीकेंड क्लासेस कराई जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल चेक करके आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, एचआर प्रोफेशनल और लेबर ऑफिसर्स के लिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। बेयर एक्ट से लेकर लैंडमार्क जजमेंट तक हर विषय बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया गया है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं, और कंक्लूजन पर चलते हुए अंतिम तस्वीर यही है कि नए लेबर कोड 2025 में वेतन समानता को मजबूत किया है, फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी है, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया है और कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस को सख्त किया है। लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर रिट्रेंचमेंट सुरक्षा घटाई है, स्थायी रोजगार से कॉन्ट्रैक्चुअल संरचना की ओर झुकाव बढ़ाया है। और ये जो सुधार है पूर्णतः सकारात्मक या फिर पूर्णतः नकारात्मक नहीं है, ये एक संतुलन का प्रयास है। और यदि आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अपने अनुबंध की, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को समझिए, और यदि आप एचआर हैं तो कंप्लायंस सुनिश्चित कीजिए, और यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इन परिवर्तनों को गहराई से समझिए। भविष्य की जो कानूनी लड़ाइयां होंगी, लेबर लिटिगेशन होंगे, उनका जो केंद्र है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और इसका इंटरप्रिटेशन ही होने वाला है, मान लीजिए। यदि आप केवल सतही जानकारी नहीं बल्कि गहरी और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, तो हमारा न्यू लेबर कोड 2025 मास्टरी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल है, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी इंग्लिश,
मिक्स लैंग्वेज में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बेयर एक्ट खोल के आपको पढ़ाया जाता है हर एक प्रावधान को। वीकेंड पर आपकी क्लासेस होती हैं, हर सैटरडे को 8 से 10 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज के अंदर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे और पूर्णतः प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ एचआर प्रोफेशनल के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए कोर्स बेहतरीन है। और एक सबसे बड़ी बात, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाइए और पहला लेक्चर एब्सोल्युटली फ्री है। आप उसको देखिए, कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है नहीं, और आपको लगता है तो आप वहीं के वहीं ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड पर क्लासेस होती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आपको पूरा एक्सेस रहने वाला है। आप कमेंट में जरूर मुझे ये सवाल बताइएगा, आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या आप ऐसे ही और सेशन भी चाहते हैं क्या? कमेंट में वो अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा, अपना विचार जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।